हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की आज इंट्रोडक्शन के बेस पे मैं आज आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ। क्या होते हैं, क्या इसके मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आज मैं कवर करने वाला हूँ। और साथ में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि बेस बन जाए। आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी प्रैक्टिकल करेंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करते कैसे हैं। ठीक है, तो करेंगे स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको अगर कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है। अब ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की जब भी बात आती है तो डिपार्टमेंट वर्ड ज़रूरी होता है। तो व्हाट आर डिपार्टमेंट्स? जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, काम के बेस पे या फिर किसी ना किसी बेस के ऊपर डिवाइड कर देता है अपने काम को। मतलब अगर आप एक सिंपल सी शॉप ले लो और शॉप को आपने दो पार्ट्स में बांट दिया उसके काम के बेस के ऊपर। एक शूज़ की है, क्लोथ की है, एक ही दुकान में, एक ही शॉप में आपने उसके दो पार्ट्स कर दिए, अलग अलग कर दिया, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, ऐसे। तो उसमें क्या बात बनती है कि वो चीज़ बन जाती है डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि अगर आपने उसके भी अकाउंट्स बनाने हैं तो कैसे अच्छे से बनाने हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस हर चीज़ का पता लग सके। तो देखिए, लिखा है द बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया अकाउंट होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट। इट इनेबल्स टू ascertain द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये हमें हर एक डिपार्टमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है हमें उसके बारे में अच्छे से बता देता है। या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए या डिटेल्स क्या है उसके रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें कौन बताएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें ट्रेडिंग रिजल्ट्स यानी ट्रेडिंग वगैरह जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके रिजल्ट्स पता लग सकें। ठीक है, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। जो ट्रेडिंग रिजल्ट होते हैं एक डिपार्टमेंट के, हम उसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट कैन बी रिवॉर्डेड। और इसमें हम मैनेजर्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स के बेस पे उनको क्या करते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इनेबल प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। प्रॉपर एलोकेशन भी हम कर सकते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के अंदर। और लास्ट हमारे पास आता है, इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन ईच डिपार्टमेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट किस हद तक करनी है या किस हद तक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें ये बताता है। तो मेन ये 5 कारण होते हैं हम क्यों डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को बनाते हैं। ट्रेडिंग रिजल्ट्स के लिए, कंपैरिजन के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, प्रॉपर एलोकेशन करने के लिए, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट्स के बेस के ऊपर काम करना है। तो कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, दैट इज़ नॉन एज जो हमारे पास से ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कुछ इसमें एडवांटेजेस या फिर फ़ायदे। तो इसके बनाने के क्या फ़ायदे हैं, ज़रा सा जल्दी से समझिए इस चीज़ को। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू नो द स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, देयर बाय हेल्पिंग इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे रिजल्ट्स के बारे में हमें बता देता है कि क्या रिजल्ट्स हैं उनके और क्या गलतियां हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैनेजमेंट को आसानी से पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और ये ईजिली हमें हेल्प करता है बाद में डिसीजंस लेने के लिए। इट कैन इनेबल अ हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग द डिपार्टमेंट विच इन टर्न कुड लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हेल्थी कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देता है, जैसे कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ताकि हेल्थी इन्वायरमेंट बना रहे और ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती रहे। इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द डिसाइडिंग इन ऑन द इंसेंटिव्स एंड रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये हमें एक बेस भी प्रोवाइड करता है कि हमें कितने इंसेंटिव्स और रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉय को देने चाहिए इन अ वर्किंग डिपार्टमेंटल। ठीक है, और लास्ट आता है स्टेक होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ये सारे आते हैं। विल बी एबल टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ कंसर्न परफॉर्मेंस। उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से जानने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा
कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बनाना कैसे है उसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, दो तरह के मेथड्स इसमें मोस्टली डिस्कस होते हैं कि अगर हम अकाउंट्स बनाए डिपार्टमेंट के और उसे एक ही बुक में रख लिया जाए। दूसरा आता है जब हम अकाउंट्स बनाए डिपार्टमेंट के और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करे, अपने अपने अकाउंट्स को बनाए। ये दो तरीके हैं, जबकि हम दूसरा ही प्रेफर करते हैं ताकि हमें ईच डिपार्टमेंट को आसानी से वेरीफाई करने का और साथ में उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का अच्छा सा मौका मिल सके और हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को जान सकें। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि ये दो तरीके हो गए। अब इसमें ना कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, एलोकेट करने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्योरी बेस पे जाते हो तब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो इन चीज़ों को समझना तो सबसे ज़रूरी है कि कैसे हम कॉमन एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उसमें कैसे कैसे एलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर देखें तो वो डिपार्टमेंट की टोटल तरीके से दी जाती हैं। आगे हम सम करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा रेंट, रेट एंड टैक्सेस की मेरी टोटल अमाउंट मेरे पास है कि पूरी शॉप मतलब पूरी मेरी जो शॉप है उसमें मुझे इतना रेंट देना पड़ा, उसमें मुझे इतने टैक्सेस देने पड़े। तो मैंने तो टोटल टैक्सेस ले लिए। अब उसमें मेरे 5 डिपार्टमेंट हैं, तो मैंने 5 डिपार्टमेंट में से देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर कितना रेंट गया, हर एक डिपार्टमेंट को कितना रेट या टैक्स देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी। अब उसे कैसे एलोकेट कर सकते हैं, उसमें कोई हमें बेस तो चाहिए उसे एलोकेट करने के लिए। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि हर एक का कितना कितना बनता है। तो ये रहा उसका एलोकेशन का मेन चीज़ कि अगर हमने रेंट, रेट एंड टैक्सेस या रिपेयर को लेकर जाना है तो हम फ्लोर एरिया से उसे क्या करेंगे, मतलब हम यही देखेंगे कि पूरा एरिया कितना कितना लिया हुआ है हर किसी ने। एरिया आपको गिवन होगा, या फिर अगर एरिया नहीं गिवन हुआ तो हम उसे टाइम बेसिस के ऊपर ले लेंगे। ये दो तरीके हैं आपको रेंट, रेट एंड टैक्सेस। पहले हमने फ्लोर एरिया, कितना कितना एरिया कवर किया गया है, हर एक चीज़, हर एक बिल्डिंग ने, हर एक डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कवर किया है। अगर नहीं गिवन तो हम टाइम बेसिस के ऊपर उसे ले लेंगे। दूसरा आता है लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस। अब आपकी जनरल नॉलेज अकाउंटेंसी काम आएगी यहाँ पे कि अगर आप लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा देख रहे हो या एनर्जी वगैरह का खर्चा देख रहे हो तो आप किसको बेस मानोगे? ऑटोमेटिकली आप एनर्जी की कितनी कंजप्शन हुई है एक डिपार्टमेंट के अंदर उसी को मानोगे। सिमिलरली अगर सेलिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है तो हम किसे उठाएंगे? दैट इज़ सेल्स को ही उठाएंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस में मतलब ये है कि डिस्काउंट आ जाएगा, बैड डेट्स आ जाएंगे, सेलिंग कमीशन, फ्रेट आउटवर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अगर ये सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं कहीं पे तो आपने उसे सेल्स के एलोकेशन में, मतलब सेल्स की रेशो में एलोकेट कर देना है। कोई कैरेज इनवर्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसे भी हमने कहाँ पे ले लेना है? दैट इज़ परचेज। क्योंकि जो कैरेज इनवर्ड होता है वो किसके ऊपर लगता है? परचेजेस के ऊपर। कोई डिस्काउंट हमें मिलता है, किसके ऊपर मिलता है? परचेजेस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली हम उसे किसका मतलब किसका बेस मानेंगे? कैरेज इनवर्ड को जो खर्चा है उसमें किससे, मतलब उसे कैसे एलोकेट करेंगे? परचेजेस के बेस पे ही करेंगे। कोई वेज या सैलरी है तो वेज एंड सैलरी को किसके बेस पे करेंगे? दैट इज़ टाइम डिवोटेड के बेस पे। कितना मैंने टाइम डिवोट किया, कितना एक पर्सन, एक एम्प्लॉय ने टाइम लगाया है आपके डिपार्टमेंट में, उसके बेस पे ही तो उसे पैसे देने ज़रूरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें अगर किसी की हैं तो कोई भी जो एसेट हमें गिवन होगी ना, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीनरी है, जिसकी भी हमें डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस कहा गया है, हम उसकी वैल्यू में ही उसे क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। ठीक है। या फिर अदरवाइज जो बात आती है टाइम बेसिस के ऊपर तो करना ही करना है। ठीक है। दूसरा आता है अगला, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस, यानी कि सैलरी फॉर द मैनेजर, डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें टाइम के ऊपर ही जाएंगी या फिर इक्वली हो जाएंगी। याद रखना है आपको इन चीज़ों के ऊपर कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो उसे हम या तो टाइम बेसिस के ऊपर करेंगे या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। बात आ गई लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये भी हम वहीं पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास। अगर मैं ये देखूंगा कि मैं वेलफेयर एक्सपेंसेस, मतलब लेबर के ऊपर कितने वेलफेयर एक्सपेंसेस लगेंगे या कितने, कैसे हमें उसे एलोकेट करना है, तो जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उसके बेस के ऊपर। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आ गया?
पीएफ या फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन यानी प्रोविडेंट फंड या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम है, तो उसके बेस में हम कैसे मतलब कंट्रीब्यूशन को एलोकेट करेंगे, तो वो उसका तरीका है जितने भी वेजेस और सैलरीज हमने लिए होंगे या जितने वेजेस या सैलरीज होंगे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बेस के ऊपर या फिर वेजेस के बेस के ऊपर या फिर सैलरी के बेस के ऊपर। ठीक, हाँ जी, तो यहाँ तक हो गया आपका। नोट आपको एक छोटा सा क्या कहता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जिसे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसे हमें कंबाइंड P&L एक बनाना पड़ेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्चा है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई बेस उसका नहीं बनता है, इसीलिए उसे हम डायरेक्ट एक P&L बनाएंगे जिसमें हम सभी डिपार्टमेंट्स का एक साथ टोटल लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बनाएंगे हम उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स दो तरीके के होते हैं जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स नहीं होती, जिसमें होती हैं उसे हम डिपेंडेंट कह देंगे। जैसे कि एक शू और लेदर डिपार्टमेंट ले लीजिए, शू डिपार्टमेंट में लेदर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है किसके ऊपर, दैट इज़ अपना लेदर डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छोटी सी ही एक चीज़ है और कुछ नहीं। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं, देखो इंटर डिपार्टमेंटल अगर ट्रांसफ़र्स आप कर रहे हो तो अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी सेपरेटली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये देयर आर 3 यूजली रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे जिसके ऊपर हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, या तो कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, या फिर कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो देयर आर 3 वेज जिसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक छोटा और इम्पॉर्टेंट नोट है जिसे आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स कर रहे हो तो उसमें आपने प्रॉफिट की लोडिंग करनी ही है, क्योंकि आपके अनसोल्ड इन्वेंट्री में कुछ हिस्सा दूसरे डिपार्टमेंट का भी बचा हुआ है जिसमें से हमने प्रॉफिट निकालना है, ख़त्म करना है, तभी तो सही प्रॉफिट निकल आएगा। यानी अगर मैं शू डिपार्टमेंट के अंदर लेदर डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ सामान, तो लेदर का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे प्रॉफिट में या मेरे अनसोल्ड स्टॉक में उसका कुछ हिस्सा भी तो है, तो उसे हमने पहले ख़त्म करना है। तो उसे ख़त्म करने के लिए हम एक एप्रोप्रिएट स्टॉक रिजर्व बनाते हैं जिसे हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके सामने है, जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका ट्रांसफ़र प्राइस, उसमें से मल्टीप्लाई कर देना है प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र प्राइस का इंक्लूड कर रहा होगा, डिवाइड करना है पूरे के पूरे ट्रांसफ़र प्राइस में जो आपको गिवन होगा। ये प्रॉफिट मतलब स्टॉक रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला है, याद रखना है। चलिए अब बात आती है हमारी, दैट इज़ एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो जो आपने एलोकेशन करी है उसके बेस पे ऊपर सम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सम मैंने बेस के ऊपर उठाया है कि आपको ईजिली क्लियर हो जाए एलोकेशन कैसे करनी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर की वैल्यू, फ्लोर स्पेस भी दे दी है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे दिए और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है वो भी दे दिया। तो ये देखिए लास्ट में आपको ये दिए हुए हैं कुछ एक्सपेंसेस जो आपने इसी बेस के ऊपर क्या करनी है, एलोकेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। मैंने ड्राफ्ट आपके सामने तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो चलिए करते हैं, आप इसकी पिक ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास तो सम है, मैं आपके साथ साथ ही करूँगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले नंबर पे बनाते हो। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आने वाली है, यहाँ पे स्टॉक आने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू स्टॉक ओपनिंग हो रहा है सबसे पहले, तो हर एक डिपार्टमेंट का लिख लीजिए। 36,000 यहाँ पे आ जाएगा, 24,000 यहाँ पे आ जाएगा और 20,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरा टोटल बन जाएगा 80,000। इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ परचेजेस, तो उसे भी आपको पता है, टू परचेजेस आपने फाइनल काउंट अगर अच्छे से करा है तो आपको ये चीज़ बहुत आसान समझ आएगी। वही चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 88,000 आ जाएगा इसका और लास्ट में हमारे पास 44,000 है इसका। टोटल हमारे पास 2,64,000 आ जाएगा, मेरे पास पड़े हैं, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब बात आती है डेटर्स की। ठीक है, तो डेटर्स आपने बाद में करना है। डेटर्स एट एंड डेटर इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, वो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं।
बात आती है यहाँ पे सेल्स की। सेल्स कैसे करना है ये देखना है। बाय सेल्स, सेल्स इधर होती हैं इसलिए हमने इधर लिख दिया। बहुत आसान तरीका है पहले नंबर पे करने का, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट की सेल्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 90,000 इसकी है और टोटल हमारे पास 4,05,000 आपके पास आंसर आ गया। इसके अलावा हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, वो भी यही आता है, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक आप लिख लीजिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी आपके पास कितना कितना है 45,000। मेन चीज़ आगे है उसका ध्यान रखना है आपने। चलिए ये हो गया, 10 कम आ जाएगा 21,000, और लास्ट में हमारे पास इसका टोटल आ गया 83,500, ठीक है। चलिए अब बात यहाँ पे ख़त्म हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। इसके अलावा कुछ बचा हुआ है, हम नीचे देखेंगे कि कोई एक्सपेंसेस हमारे पास बचे तो नहीं है। ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स को मैंने वेट करा है, सेल्स ले ली, क्लोजिंग स्टॉक ले ली, ये 4 चीज़ें मैंने ले ली हैं, ठीक है। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे, इसके अलावा ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें है ही नहीं, ये बाद में काम आने वाली हैं। इसमें से उठाना है अगर कोई ट्रेडिंग का पार्ट है तो कैरेज इनवर्ड ही है एक ट्रेडिंग का पार्ट। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, खर्चा है आपके लिए, ठीक है। तो उसे यहाँ पे लिख लीजिए कैरेज इनवर्ड लेकर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, वैसे होने पूरा ही लिख लीजिए, इनवर्ड लिख लिया, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जब आपने लिखा तो अब देखिए उसका टोटल अमाउंट कितना है 3,000। अब 3,000 को आपने क्या करना है, उसके लिए मैंने बना दिया है नीचे वर्किंग नोट। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। अब ये कैरेज इनवर्ड्स को आपने किसके बेस के ऊपर चलना है, तो आपने चलना है हमारी परचेजेस के बेस के ऊपर, क्योंकि जितने भी कैरेज इनवर्ड है हमने ऊपर पढ़ा था टेबल, उसे परचेजेस के बेस में ले लेना है। तो इसमें रेशो क्या बनेगी, आइए ज़रा परचेजेस के ऊपर 132, 88, 44, ये 3 चीज़ें हैं। इनमें 3 0 तो कट हो गई, 132 रेशो 88 रेशो 44, और इसे जब हमने रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस ज़रूर करके देखिएगा, आपकी रेशो बन जाएगी 3:2:1, ठीक है जी। तो इस रेशो के बेस में आपके पास टोटल क्या बना, 3/6, 2/6 और 1/6। तो मैंने क्या करना है, कैरेज इनवर्ड में 3,000 को उस तरीके से डिवाइड कर देना है। 3/6 ए डिपार्टमेंट का बन जाएगा जिसमें आता है 1,200 रुपये, दूसरे का 2/6 दैट इज़ 900 रुपीज़, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 600 इसका, ठीक है। और सारा का सारा हम सॉरी ये कैरेज आउटवर्ड था, मैंने गलत कर दिया, इनवर्ड लेना है आपने। तो इनवर्ड का बनेगा पहले नंबर पे 1,500 रुपये, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है 1,000 रुपीज़, ये लीजिए 1,000 हो गया, और अगले में हमारे पास कितना बच गया लेफ्ट, दैट इज़ 500 रुपीज़। मैंने आउटवर्ड कर दिया था, अब इनवर्ड है, ध्यान रखना है आपने भी। 3,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई मेरे ख्याल से जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर आना हो। तो ये आपके पास हो गई 3 चीज़ें इधर और 2 चीज़ें इधर, इतना तो हो गया आपके पास। अब हमारे पास टोटल देखना है, तो ये साइड ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इतना तो आपको सबको पता है, बिल्कुल। चलिए तो अब आपके पास ये साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो जब मैंने इसका टोटल करा तो मेरे पास इसका जो टोटल बनता है वो बनेगा पहले का 225,000, ठीक है, 152,500, और दूसरे नंबर यहाँ पे बन जाएगा 111,000, और टोटल हमारे पास 4,88,500 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेन चीज़ है, इसका टोटल तो आ गया। अब इस टोटल में से हमने डेबिट साइड को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास जब डेबिट साइड को माइनस करना है तो क्या निकल के आ जाएगा, जीपी आपका हो जाएगा कैरिड डाउन, ठीक है। तो जीपी जब मैंने डिफरेंस निकाला तो पहले यही डिफरेंस मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वही चीज़ आने वाली है, तो वही चीज़ अगर आने वाली है तो मैं तो कर सकता हूँ, आप भी वही चीज़ लिख लेना। डिफरेंस की जगह बच गई, अब डिफरेंस लिख लीजिए यहाँ पे 555,000, ठीक है, 39,500, और उसके बाद हमारे पास आ गया 46,500, इतना हो गया। इसका भी टोटल हमारे पास कितना बन गया, 141,500, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब देखिए ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया।
अब हम अपने सम के ऊपर आते हैं, तो बची हुई चीज़ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देनी है। अब क्या क्या वो चीज़ें हैं पहले तो ये देखिए। अब मेरे पास ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ बेसिस दिए हुए हैं एलोकेट करने के लिए और कुछ नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं कैरेज आउटवर्ड के ऊपर। सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे खर्चे जो इनकम है बीच में, वो हमने एलोकेट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है कैरेज आउटवर्ड आ जाता है। ठीक है, कैरेज आउट हो रहा है मेरा यहाँ पे। अब उसका बेस क्या बनने वाला है, मैंने अगर आपको ये बताया कि इनवर्ड का अगर बेस मेरे पास क्या बन रहा है, दैट इज़ कैरेज आउटवर्ड का क्या बनेगा। फिर अगर परचेजेस बन रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली है हमें सेल्स के ऊपर होती हैं, टर्नओवर भी जिसे आप कह सकते हो। तो आपकी जो ये रेशो बनेगी ना, ये वाली, ये देखिए, ये रेशो बनेगी इन तीनों की। तो जब आपने इन तीनों की रेशो में बांटना है तो आपकी रिड्यूस करने के बाद रेशो बन जाती है 4:3:2। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने एलोकेट करने की बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ सारे के सारे खर्चे, ताकि मुझे ईजी रहे हर एक चीज़ को करना। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ देख लीजिए। मैं सारे के सारे खर्चे पहले लिख लेता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से एलोकेट कर लूँ। ठीक है, सैलरीज आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव आ रहा है, ये मेरी इनकम है। इसके अलावा रेंट, रेट्स, टैक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन आ रही है। इसके अलावा लेबर वेलफेयर फंड्स आ रहे हैं मेरे पास, लेबर वेलफेयर आ रहा है, एक्सपेंसेस जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं मेरे पास। और लास्ट में मेरे पास आ रहे हैं प्रोविज़न, जो हमने डाटा छोड़ा था वो भी लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने उतार ली हैं। अब इसका बेसिस सबसे पहले लिख लीजिए, फिर रेशो भी आप कर लेना। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ सैलरी का बेस क्या बनने वाला है, ऑटोमेटिकली है सैलरी का बेस कौन बनेगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बनेंगे, जो हमें गिवन भी है ऊपर, आप अपने सम को देख सकते हो। एडवर्टीजमेंट किसके ऊपर की जाती है, सेल्स के ऊपर की जाती है, तो ये तो ऊपर पहले निकाला हुआ है तो हमें इजी होगा। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड हम किस पर लेते हैं, सेल्स के ऊपर लेते हैं। इसके अलावा रिसीव किसके ऊपर होता है, हमें अगर अलाउड होता है सेल्स के ऊपर तो रिसीव होता है परचेजेस के ऊपर। डेप्रीसिएशन रेंट, रेट एंड टैक्सेस मैंने पहले नंबर पे बताया था किसके ऊपर होगा, फ्लोर एरिया जितना कवर किया हुआ है। डेप्रीसिएशन किसके ऊपर होगा, जो मेरी एसेट है, अगर मेरी एसेट फर्नीचर है ऊपर तो मैं उसके ऊपर ही लूँगा उसके एलोकेशन करके। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस भी हमें वेजेस यानी एक तरीके से किसके ऊपर होंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर होंगे। और लास्ट दो चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था जितने यूनिट्स एनर्जी के हमने कंज्यूम करे उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूम हो जाएंगे उसके ऊपर हो जाएगा। और प्रोविज़न किसके ऊपर होता है, नीचे एक लास्ट लाइन आपको दी गई थी क्वेश्चन के बीच में, अगर आपने पढ़ी हो कि बैड डेट का प्रोविज़न आपने प्रोवाइड करना है 5%, तो डेटर्स के ऊपर ही वो लगता है, इसलिए इसके एलोकेशन के बेस पे आपने 5% सबके बीच में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 5% के बेस पे आपने काम करना है इस सब का, 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके पास ये रहे 25, 20 और 15, इसे रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिड्यूस कर देता हूँ। अब आपको तो पता लग ही गया होगा कैसे करना है, तो मेरी रेशो बन जाएगी 5:4:3। ठीक है, सिमिलरली सेल्स की रेशो वही है एज इट इज़, 4:3:2 बन जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। सिमिलरली वही रेशो है तो मैं यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। परचेजेस की 3:1 है। ठीक है, तो 3:1 को भी मैंने एज इट इज़ ले लेना है, ये लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा फ्लोर एरिया, अब आ जाइए ऊपर। फ्लोर एरिया कहाँ था, ये रहा 3000, 25 और 2000। 3025 और 2000 की रेशो जब हमने रिड्यूस करनी है तो मेरे पास बन जाएगी 6:5:4, 6:5:4। ठीक है, इसके अलावा डेप्रीसिएशन आ जाती है। डेप्रीसिएशन मेरे पास क्या बनती है, एसेट यानी फर्नीचर के ऊपर, उसकी रेशो बनेगी 2, आप देख लीजिएगा 2:1 बन जाएगी। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो यही चीज़ मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यूनिट्स में कंज्यूम करना है। अब हमने यूनिट्स कहाँ गए हमारे,
ये देखें, ये भी हमें गिवन है ऊपर नंबर, यहाँ पे दिया होगा एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट्स 300, 200 एंड 100। तो जब मैंने इसे भी देखा तो मेरी रेशियो बन गई 3:1, ठीक है। और लास्ट में डेटर्स के ऊपर 5% लगना है, ये तो आपको क्लियर हो गया। सारी चीज़ें हो गई, अब इसे बांट दीजिएगा। अब तो बांटना बहुत इजी होगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ देखिए मैंने पूरा का पूरा, मैंने इतना आपको भी अब पता तो चल ही गया है कैसे करना है एलोकेट। तो अब मैंने ये सारे के सारे खर्चों को एलोकेट करके ये देखिए लिख दिया है। ये तीनों खर्चे मैंने एलोकेट कर दिए, ये हमारा टोटल था। ये टोटल में हमने तोड़ तोड़ के ये सारे के खर्चे जो जितने भी हैं मैंने इसे क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। और एक मेरी थी इनकम जिसे हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, उसे हमने इस साइड पे लिख दिया। जीपी आपको भी पता है क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, इतना तो आप सबको क्लियर है। तो कैरी डाउन आगे जाके क्या हो गया यहाँ पे, ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब मैंने इस साइड को देखा और इस साइड को देखा, तो क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये साइड जितनी भी बनेगी ये बन रही है आपकी 56,400, 40,100, ठीक है, 46,800 और लास्ट 143,300, ठीक है। अब इसमें से मैंने जब इसे सब को माइनस करा तो मेरे पास आंसर ज़रूर नेट प्रॉफिट आएगा, आप मैच कर लीजिएगा। एनपी आपका आ गया, ब्रॉड बैलेंसिंग फिगर आपकी बनती है, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास, दैट इज़ 26,350, 16,350, 29,300 और 72,000 टोटल आ गया। और यही चीज़ हमने क्या करी है, दैट इज़ ये टोटल है हमारे पास, ठीक है। अब ये टोटल को मैंने एज इट इज़ यहीं पे लिख देना है ताकि मेरा जो अकाउंट है वो मैच हो जाए। और इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये है मेरा टोटल। ये मेरा वैसे नेट प्रॉफिट है, आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको क्लियर करेगा। तो ये देखें दोस्तों, मैंने क्या बना दिया, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास वर्किंग नोट था जो आपके लिए है। और दोस्तों आपके लिए बहुत आसान करने के लिए मैंने एक सम भी आपके लिए रखा है, बेस वही का वही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं एज इट इज़ हैं, बस आपके लिए मैंने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, वो आपने करने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कर भी सकते हो, अभी के अभी आपके ऊपर है, जल्दी कर लीजिएगा, आपकी ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज की बस दोस्तों वीडियो में आपके लिए ये बेस था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट की इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इसे कैसे करना है, क्या है इसमें, वो सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।